नमस्कार बच्चों, आपका जो चैप्टर चल रहा था ईंट मनके और अस्थियां हड़प्पा सप्ताह वाला, तो इस चैप्टर का द्वितीय पार्ट में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर देखिए कि हम आपके लिए तीसरा टॉपिक लेके आए हैं। तीसरा टॉपिक में क्या है? मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र। तो आपकी जो बुक है उसमें मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र शामिल है, उसको हम आपको डिस्क्राइब करेंगे उसमें क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल हड़प्पा का था। हड़प्पा की जितनी भी पुरास्थल मिले हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध है मोहनजोदड़ो। उसमें सबसे ज़्यादा संरचनाएं मिली हैं और सबसे सही अवस्था में वो पाया गया है ना। उसकी जो अन्य जो पुरास्थल स्थल मिले हैं तो उनकी जो पुरातात्विक संरचनाएं मिली हैं उनको नष्ट कर दिया गया था, लेकिन मोहनजोदड़ो की नष्ट नहीं हो पाई है, मतलब सही अवस्था में मिल गई हैं। इसलिए इसके बारे में आपको सूक्ष्म अध्ययन कराया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये पूछा जा रहा है कि जो बस्ती थी, मतलब जो शहर था मोहनजोदड़ो, वो कैसा था। वो दो भागों में बटा था। कितने भागों में? दो भागों में, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग इसलिए कहते थे क्योंकि इसमें शासक वर्ग रहता होगा, और निचला शहर जिसमें सामान्य लोग रहते थे। अब देखिए, दुर्ग हमेशा ऊंचाई पर बना होता था और छोटा बनाया जाता था, और जबकि शहर नीचाई पर बनाया जाता था और बड़े स्तर पर बनाया जाता था। ये दोनों दुर्ग और शहर एक एक दीवार से घिरे हुए थे, अलग अलग, है ना। दुर्ग अलग घिरा हुआ था और जो निचला शहर था वो भी अलग घिरा हुआ था। अब देखिए कि ये दुर्ग के बारे में क्या लिखा है। दुर्ग छोटा ऊंचाई पर बना था, कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बना था। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था या निचले शहर से अलग था। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, निचला शहर की विशेषता है। निचले शहर के कुछ भवन ऊंचाई पर बने थे, कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बने थे। हाँ, निचले शहर भी दीवार से घिरा था। अब ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बना था, मतलब इसमें कुछ ऐसे घर भी थे जो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बने थे। हो सकता है वो धनिक वर्गों के हों, जो धनवान लोग रहते थे उनके घर हों, हाँ, लेकिन सामान्य लोग के घर हमेशा नीचाई पर बने रहते थे। इतना आपको समझ में आया। तो बस्ती के बारे में आपको जानकारी हो गई। अब नोट देख लीजिए, इसमें नोट में क्या है। कच्ची ईंटों का चबूतरा भवनों की नींव का काम करता था। पहले बस्ती का नियोजन किया जाता था, फिर उसके अनुसार कार्य किया जाता था। ईंटों का निर्माण भट्टी में पकाकर और धूप में सुखाकर किया जाता था। हाँ, ईंट जिस प्रकार आजकल भट्टी में पकाई जाती हैं, हाँ, और कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया जाता जिनको धूप में सुखाया जाता था। ईंटों का माप सभी जगह एक अनुपात में थे। ईंटों का अनुपात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4:4 और 4:2, मतलब लंबाई चौड़ाई 4 गुनी और ऊंचाई कितनी रहती थी? 2 गुनी रहती थी। सभी जगह एक ही माप की ईंटें मिली हुई हैं। आशा है ये आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आप ये वाला देखिए, इसमें 3.1 में नालों के निर्माण के बारे में आपसे बात की गई है। नालों के निर्माण क्या था? देखिए, पहले इस चित्र को समझ लीजिए। ये है आपकी मुख्य सड़कें, ठीक है, और ये इसकी सहायक सड़कें हैं, छोटी छोटी सड़कें जो गलियों में जाके खुलती हैं। और इन सड़कों के किनारे क्या है? ये नलियां हैं, कुछ मुख्य नलियां हैं और कुछ सहायक नलियां हैं, ठीक है। सबसे पहले शहर का प्लान बना लिया जाता, मतलब शहर का जो प्लान था वो नियोजन कर लिया जाता था। मुख्य सड़क कौन सी रहेगी और सहायक सड़क कौन सी रहेंगी, इसके बारे में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए, छोटी नालियां साथ में इधर खींची जाती थी, ये छोटी छोटी नालियों में ये छोटी सड़क हो गई, और ये किस में मिल रही है? मुख्य सड़क में जाके मिल रही है। आए समझ में? अब ये जैसा कि आज का प्लान है वैसा ही यहाँ पे एक मेन होल बनाया है, मतलब जो नालियों का पानी इस मेन होल पर, चारों ओर से जो पानी आता होगा वो मेन होल पर इकट्ठा हो जाता था और मेन होल से कचरे को निकाल लिया जाता था। ऐसी व्यवस्था थी। इतना आपको समझ में आया। और जो शहरों का जो निर्माण था वो ग्रिड पद्धति पर था। ग्रिड कैसी थी? इस टाइप की ग्रिड पद्धति। ग्रिड देखिए, इसमें ग्रिड बन रहे हैं, 1 डिब्बे 2 डिब्बे, हाँ, ये एक प्रकार की ग्रिड है। और यहीं के कोने पर क्या बनता था? मकान बन जाते थे, मकान बनाए जाते थे बाद में। अब यहाँ पे देख क्या लिखा है? नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। मुख्य सड़कें, गलियां एवं नलियां समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। इनका निर्माण ग्रिड शैली में होता था। ग्रिड मतलब ये चौकोर डिब्बे। पहले गलियों के साथ नलियों का निर्माण किया जाता था, फिर नालियों के किनारे घर बना दिए जाते थे। प्रत्येक घर का एक कमरा नालियों से जुड़ा होता था, जिससे उसमें मलमूत्र उसमें बहते थे।
इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 3.1 भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब हम आप चलेंगे 3.2 पॉइंट पर। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए नोट प्रदान किया गया है। नोट में क्या लिखा है, अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में छोटा दुर्ग पश्चिम और बड़ी बस्तियां पूर्व में बनी पाई गई हैं। ऐसा कहा है कि जो बस्तियां हैं वो पूर्व और पश्चिम में बनी हैं। देखिए जो पूर्व में क्या बना है, निचला शहर बना है, और पश्चिम में दुर्ग बना है। इतना आपको समझ में आया। जितनी भी हड़प्पा की बस्तियां मिली हैं उनमें अधिकांशतः ऐसी पाई गई हैं कि उनमें दुर्ग पश्चिम साइड बना है और जो निचला शहर है वो पूर्व साइड बना है। और क्या नोट है, एक और नोट है कि धौलावीरा और लोथल ये दोनों पुरास्थल कहाँ के हैं, गुजरात के। तो गुजरात के ये पुरास्थलों में पूरी बस्ती और दुर्ग एक दीवार से घिरी हुई थी, एक प्राचीर से घिरी हुई थी। जैसे ये दुर्ग है और ये निचला शहर है, ये पूरी एक दीवार से घिरा हुआ था। इतना समझ में आ गया होगा। अब और आगे देखते हैं हड़प्पा की दुर्दशा। हड़प्पा की जो दुर्दशा है वो कैसे होगी, आपको पता होगा कि नहीं है तो मैं बता देता हूं कि हड़प्पा है जो सबसे पहले इस सभ्यता का जो खोजा गया स्थल था वो था हड़प्पा स्थल, हाँ, जो पाकिस्तान में पड़ता है। अब इस हड़प्पा स्थल को खोजा गया अनजाने में, है ना। जब ये सबसे पहले देखा गया तो उस समय वहां पर मुल्तान और लाहौर से लेके मुल्तान तक रेल लाइन डल रही थी। रेल लाइन डल रही थी। तो रेल लाइन में डलते समय जब उनके इंजीनियरों को पता चला कि यहाँ के किसी पास के स्थल में, वहीं पे पास के स्थल में क्या है, एक हड़प्पा स्थल है जहाँ पर पकी हुई ईंटें हैं, है ना, बहुत सारी पकी हुई ईंटें। तो ये इंजीनियरों ने वहाँ से ईंटें खुदवा ली और इस रेल लाइन के में लगवा दी, है ना। तो इससे जो हड़प्पा के जो परस्थल हैं वो कई सारे नष्ट हो गए, है ना। इसलिए इसको बोलते हैं हड़प्पा की दुर्दशा। ये बात किसने कही थी, 1875 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले जनरल थे। कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने ये बात कही थी। इतना समझ में आ गया। अब और देखिए 3.2 में हम देखेंगे गृह स्थापत्य के बारे में। अब आपको ये तो पता चल गया कि निचला शहर और दुर्ग बना था। तो जो निचला शहर है उसमें घर कैसे बने हुए थे, देखो घर यहाँ पे आवासीय बने थे, मतलब आंगन बना होता था और आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। इतना समझ में आया। और ये लोग अपनी प्राइवेसी को ध्यान में रखते थे। आंगन पर जितने भी कमरे बने थे उनकी कहीं किसी की भी खिड़कियां बाहरी साइड नहीं खुलती थी, सारी खुलती थी अंदर साइड खुलती थी। दूसरा, इनका जो द्वार रहता था वह आंगन के सामने नहीं खुलता था, मतलब उसमें ओट बनी रहती थी जिससे कि बाहरी व्यक्ति अंदर ना देख पाए। ठीक है, आपके जो किताब है उसमें चित्र है और इस वीडियो में भी आपको चित्र दिख जाएगा। अब देखिए कि इतना तो आपको समझ में आया। अब इस आंगन में गर्मी के मौसम में कताई और खाना बनाने संबंधी क्रियाएं की जाती होंगी, है ना। यहाँ पे आदमी बैठता होगा। तो एक बात पता चल गई, ये प्राइवेसी को ध्यान में रखते थे। और इन मकानों में क्या देखा गया, इन मकानों में एक जो कमरा रहता था वो जिसमें स्नान घर था, स्नान घर का कमरा हमेशा बाहरी नाली से चिपका हुआ रहता था, जिससे कि जो मल है वो क्या है बाहरी नाली में चला जाए और बाहरी नाली से मुख्य नाली में चला जाए और शहर से बाहर निकल जाए, ऐसी व्यवस्था थी। और क्या था, और इनके घरों में ज्यादातर अधिकांश घरों में के कुएं पाए गए हैं। कुएं क्या थे, घर के बाहरी कमरे में अधिकांशतः पाए गए हैं। अधिकांशतः किस में पाए गए हैं, बाहरी कमरों में। बाहरी कमरों में क्यों पाए गए, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये आवासीय घरों में कुछ राहगीर आते थे, राह में चलने वाले पथिक रहते थे जो चलते हुए आते थे और प्यास लगती तो इन कुओं के माध्यम से पानी पी के बाहर निकल जाते थे। ऐसा आपको पता चला होगा। अब देखिए यहाँ पे जो पुरातत्ववेत्ता हैं उन्होंने एक बात कही थी कि जो उनके घर थे, है ना, घर थे, तो उनमें कम से कम मोहनजोदड़ो में 700 कुएं पाए गए हैं। ऐसा अनुमान है उनका कि 700 कुएं पाए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए गृह स्थापत्य के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है, देखें 3.2 आपका टॉपिक, उसको मैं बता रहा हूँ। निचले शहर में आवासीय घर बने थे, एक आंगन के चारों ओर कमरे बने थे,
हर घर में ईंटों से बना स्नान घर था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। कुछ घरों में छत पर जाने के लिए ईंटों की सीढ़ियां बनी हुई थी, उनके अवशेष मिले हैं। यहाँ पे क्या है, एक या दो मंजिल घर भी हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ घरों में क्या है, ईंटों की बनी हुई सीढ़ियां मिली हैं। कई आवासों में कुएं बने होते थे। अधिकांशतः कुएं बाहरी कमरे में बने होते थे, जिसका उपयोग संभवतः राहगीर यात्री करते थे। विद्वानों के अनुसार लगभग 700 कुएं पाए गए हैं। ऐसा लगता है, यहाँ पे आपके लिए नोट दिया है, यहाँ पे नोट को देखिए। ऐसा लगता है कि आंगन गर्म और शुष्क मौसम में खाना पकाने और कटाई करने का केंद्र था। भवन का निर्माण एकांतवास को ध्यान में रखकर किया जाता था। भूमि तल पर दीवारों पर खिड़कियां नहीं थी। घर का मुख्य द्वार आंगन के सामने नहीं खुलता था। इतना आपको समझ में आया। और आपको एक और चीज बता दूं, आपका है स्रोत नंबर 2। यहाँ पे मैंने उसके बारे में कुछ लिखा नहीं, लेकिन आपको मुख्य बता देता हूँ। यहाँ पे एक पुरातत्ववेत्ता है, कौन है, मैक। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा स्थलों की जो नालियां हैं, पानी की निकास की जो नालियां हैं ना, तो उनमें क्या है, छोटी छोटी नालियां किसमें, बड़ी नालियों में मिलती थी, और बड़ी नाली मुख्य नाली में जाके मिल जाती थी। ये सभी नालियां सड़कों के किनारे थी, मुख्य सड़क और छोटी सड़कों के किनारे थी। और इन नालियों के बीच में क्या था, मैन होल बने होते थे, जिनको समय समय पर साफ कर दिया जाता था। स्रोत नंबर 2 में यही बात लिखी है, ठीक है। और इनकी जो नालियां थी वो ईंटों की गट्टर उससे दबे रहता था, ईंटों के उससे मतलब उनको ढक के रखा जाता था, और इनकी समय समय पर सफाई की जाती थी। लेकिन ऐसे साक्ष्य ही मिले हैं कि ये कभी कभी सफाई इनकी नहीं की भी जाती थी। सफाई करने के बाद जो कचरा निकलता वहीं पर डाला छोड़ दिया जाता था सड़कों के किनारे, है ना, जैसे आज भी छोड़ दिए जाते हैं कहीं कहीं नगर पालिका क्षेत्र में। तो वैसी ही स्थिति वहां पर थी। आप इस स्रोत को देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। आशा है आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो नालियां थी, नालियों पर क्या था, पानी के रिसने के लिए ईंटों की पॉलिसी इस प्रकार जमा देते थे, और उसके ऊपर चारकोल की परत चढ़ा देते थे। चारकोल की परत चढ़ा देते, जिससे कि पानी इधर उधर वहां से लीक ना हो पाए। तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इतनी बात क्लियर। अब हम बात करेंगे 3.2 के बाद 3.3 की। अब हम बात करेंगे दुर्ग के बारे में। आपको मैंने बताया था कि दुर्ग मोहनजोदड़ो में पाया गया है, और ये पश्चिम क्षेत्रों में थे। हाँ, दुर्ग की संरचना में देखें, दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाएं मिली हैं जिनका उपयोग सार्वजनिक प्रायोजनों में किया जाता था। सार्वजनिक प्रायोजन कैसे, जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, धार्मिक अनुष्ठान या सार्वजनिक रूप से कोई भव्य कार्यक्रम किया जा रहा हो, तो उसके लिए दुर्ग में पाई गई संरचनाओं का उपयोग किया जाता था। जैसे कि वहां पर दो संरचनाएं मिली हैं, एक तो माल गोदाम मिला है और दूसरा मिला है स्नानागार। पहले माल गोदाम के बारे में बता दूं। देखिए, आपातकाल के लिए माल मतलब अनाज का भंडारण किया जाता था, है ना। ऐसी संरचना सभी बड़े शहरों में मिली है माल गोदाम की। हाँ, भंडारण किया जाता था, उसमें अनाज को सेव करके रखा जाता था, स्टोर करके रखा जाता था, और इसको भविष्य में उपयोग किया जाता था, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, माल गोदाम मिले हैं। अब उनके माल गोदाम के क्या मिले हैं, यहाँ पे निचला तल मिला है, नीचे की संरचना मिली। ऊपरी तो मिट गए होंगे क्योंकि वो लकड़ी और अदर चीजों की बने होंगे, तो ऊपरी हिस्सा तो चला गया, पर निचले हिस्से पर क्या मिले हैं, उनकी नींव टाइप की मिली है, ईंटों की जगह मिली है, जिससे ऐसा महसूस होता है। और इनको साक्ष्य ही मिले हैं कि यह माल गोदाम था। ये क्या करने के लिए था, अनाज रखने के लिए गोदाम थे। वर्तमान में इसकी नीचे की ईंटों की संरचना मिली है। आपको पता चल गया, माल गोदाम सार्वजनिक रूप से सभी लोगों के लिए उपयोगी था। दूसरा देखिए, स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो के दुर्ग में। इसमें स्नानागार कैसा, आपने स्नानागार कैसा, स्नानागार में दोनों तरफ सीढ़ियां थी, है ना। ये 11.88 मीटर और चौड़ाई में 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। ये इसकी ऊंचाई, नीचाई और चौड़ाई थी।
इसमें दोनों तरफ सीढ़ियां लगी थी, यहाँ पर कक्ष बने हुए थे। हाँ, एक कक्ष में कुआं बना था, तीनों और कक्ष बने हुए थे। और यहाँ पर क्या है, एक गली में दोनों ओर स्नानघर बने थे उत्तर साइड, चार चार। तो इसमें क्या है, ये सार्वजनिक रूप से स्नान के लिए काम आता होगा। उनकी कोई धार्मिक मान्यता होगी जिसमें धार्मिक कार्यक्रम होता होगा, इसमें लोग नहाने आते होंगे। तो ऐसी कुछ स्वभाव होता होगा उस समय, जो कुछ भी हुआ हुआ उसकी जानकारी इनमें नहीं है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अब इधर एक यहाँ पे कुआं है, हाँ, और ये चारों तीनों ओर के कक्ष हैं, एक तरफ बाथ हैं, स्नानागार है, हाँ, यहाँ पे लिखा है। और ये गली से होते हुए पानी, स्नानागार का पानी कहाँ है, बाहर चला जाता है मुख्य नली में। और ये कुएं से क्या है, इसको भरा जाता था और गंदा पानी इधर से बाहर चला जाता था। और क्या बताया, स्नानागार आयताकार जलाशय है, गलियों से चारों ओर घिरा है, चारों ओर क्या है, गलियों से घिरा है। जलाशयों के किनारों पर ईंटों को जमाकर जिप्सम की परत चढ़ी है। यहाँ पर ईंटें लगी हैं और ईंटों पर क्या है, जिप्सम की परत चढ़ी जिससे कि पानी लीक ना हो। तीनों ओर कमरे बने हैं, तीनों ओर क्या है, कमरे बने हैं। गली के दोनों ओर चार चार स्नानागार बने हैं। ये उत्तर की साइड गली है, तो स्नानागार कहाँ बने, इसके दोनों तरफ। स्नानागार का उपयोग अनुष्ठानिक कार्यों में किया जाता हो, इतना आपको बता दिया। हाँ, इसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई मैंने बता दी। अब यहाँ पे देखिए कि यह सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। अब इतना टॉपिक क्लियर हुआ है। अब हम चौथा टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसमें सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन करेंगे। आपको पता है हर समाज में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं रहती हैं लोगों के बीच में। कुछ लोग अमीर रहते हैं, कुछ लोग मिडिल वर्ग के रहते हैं, और कुछ लोग निचले वर्ग मतलब सबसे गरीब रहते हैं, है ना। ऐसी सामाजिक रूप से ही भिन्नताएं रहती, उच्च कोटि का व्यक्ति, निम्न कोटि का व्यक्ति, मध्यम कोटि का व्यक्ति। हमारा जो अभी यहाँ पे जो आपने देखा वो वैदिक धर्म में, उसमें 4 जातियों के बारे में बताया गया था कि शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, है ना। तो इस प्रकार की जातियां थी। तो ऐसे ही इसको सामाजिक और आर्थिक रूप से भिन्नताएं देखने के लिए एक को क्या करेंगे, कब्र गांव का अध्ययन करेंगे। और किसका अध्ययन करेंगे, और बहुमूल्य चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे एक टॉपिक दिया है आपका समाधानों का अध्ययन। समाधानों का अध्ययन क्यों करेंगे, देखिए समाधान जब मिस्र की सभ्यता मिली थी तो उसमें पिरामिडों में कुछ राजकीय समाधान थे, उनमें राजकीय वस्तु मिली है, मतलब धन संपदा मिली है ना। तो इससे इन्हें को भी यही लगा कि ऐसा हो सकता है यहाँ पर भी ऐसी धन संपदा वाली कुछ मिले, जिससे हमें पता चले कि कुछ लोग इसमें अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे। तो अब देखते हैं क्या मिला इसमें। हड़प्पा स्थलों में अधिकांशों में, हड़प्पा के जो स्थल हैं उनके अधिकांश स्थलों मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था, गर्तों में दफनाया गया था। और गर्तों के क्या शेप थे, अलग अलग थे। गर्तों की बनावट में भिन्नता थी, ठीक है। कुछ गर्तों में ईंटों की चिनाई की गई थी। अब चिनाई उन्हीं में की गई होगी जिनके पास पैसा था। और यहाँ पर नोट है कि सामाजिक रूप से भिन्नता थी, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली है कि सामाजिक रूप से क्या भिन्नता थी, इसके बारे में नहीं पता। पर आर्थिक रूप से भिन्नता थी, ये तो आपको दिख रहा है कि ईंटों की चिनाई हो रही कहीं कहीं पे, और कोई लोग सामान्य गर्तों में दफनाए हुए हैं। मरने के बाद वस्तु का उपयोग किया जाता हुआ, ऐसी ये मानता मानते थे। इसके क्या साक्ष्य है, इसके साक्ष्य इससे पता चलता है कि कुछ कब्रों और मृतभांड और आभूषण मिले हैं। क्या, कुछ कब्रों में क्या मिला है, मृतभांड और आभूषण मिले। ये क्यों रखे गए थे, हो सकता है ये लोग ये मानते थे कि भविष्य में मरने के बाद ये दूसरी दुनिया के शहर में जाएगा, सैर करने जाएगा, तो यात्रा पर जाएगा, तो मृतभांड मतलब मिट्टी घड़े की जरूरत पड़ेगी और आभूषणों की जरूरत पड़ेगी, ऐसा इनका मानना रहा होगा। दूसरा इधर देखिए, पुरुष और महिलाएं आभूषण पहनते थे। इन दोनों में जो कब्रगाहें मिली हैं उनमें क्या है, पुरुष और महिलाएं दोनों क्या है, समाधानों में आभूषण मिले हैं दोनों के में। इससे पता चलता है कि दोनों लोग क्या क्या करते थे, आभूषण पहनते थे। अब जहां पर कहीं कहीं मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया था, और कहीं कहीं पे ऐसे मृतकों की कब्रगाहें भी मिली हैं जिसमें तांबे के बर्तनों, तांबे का जो शीशा रहता था उसको दर्पणों के साथ दफनाया जाता था। अब इसकी भी कुछ मान्यता रही होगी जिसके बारे में पता नहीं चला है। अब यहाँ पे देखिए 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान को खोदा गया,
हाँ, तो उसमें एक क्या मिली, एक कब्रगाह मिली, और उस कब्रगाह में मिला पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के उछले छल्ले थे। कितने थे? 3 छल्ले थे। पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले थे, शंख के 3 छल्ले जैस्पर के मन के उसके साथ पड़े हुए थे, है ना, और सूक्ष्म मनकों का आभूषण मिला था उसकी जो कब्रगाह में। तो ये बहुमूल्य सामान नहीं थे। इससे पता लगता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो बहुमूल्य संपत्ति को कब्रगाह में दबाने पर विश्वास नहीं करते थे, वो सिर्फ सामान्य वस्तु ही रखते थे। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे 4.2 की, जिसमें हम बहुमूल्य चीजों के बारे में खोज करेंगे। बहुमूल्य चीज मिली, यहाँ पे देखिए 4.2 विलासिता की वस्तु की खोज। हम अध्ययन कर रहे थे कि इसमें सामाजिक भिन्नता थी कि आर्थिक भिन्नता थी, इन दोनों के बारे में जान रहे थे। तो उसी का दूसरा पहलू, दूसरी विधि है जिसमें विलासिता की वस्तु खोज के माध्यम से अंदाजा लगाया जाए कि कौन वहाँ पे धनिक थे, कौन निचले वर्ग थे, गरीब थे। तो इसके बारे में जानकारी अब हमको इस विधि से मिलेगी। पुरातत्वविद क्या करते हैं कि जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं किसी जगह से, तो वो क्या करते हैं, कुछ ऐसी वस्तु को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो मतलब विलासिता की हों, जिसको लोग धनिक, विलासिता की वस्तु वे वस्तु होती है जिसको धनिक वर्ग उपयोग करता हो, है ना, जो सामान्य रूप से हर जगह ना पाई गई हो, उस क्षेत्र में थोड़ी बहुत मात्रा में मिली हो, उसका जो कच्चा पदार्थ है वो उस क्षेत्र में ना हो, जटिल विधि का प्रयोग किया गया हो उसको बनाने के लिए, जो आराम से ना बन पाती हो, तो ऐसी वस्तुओं को क्या बोलते हैं, विलासिता की वस्तु बोलते हैं। अब यहाँ पे समझिए क्या चीज है कि पुरातत्वविद जो मिलने वाली वस्तुएं रहती हैं उनको 2 भागों में बांट देते हैं। मोटे तौर पर पुरातात्विक वस्तुओं को कितने भागों में बांटते हैं, वर्गीकरण किया जाता है 2 भागों में, रोजमर्रा की उपयोग की वस्तुएं और विलासिता की वस्तुएं, इन 2 भागों में बांट दिया जाता है। अब देखिए रोजमर्रा की वस्तु कौन सी होंगी, रोजमर्रा की वस्तु वे वस्तु होंगी जो पत्थर और मिट्टी की वस्तुएं जिन्हें आसानी से बनाया जा सके, है ना, जिसमें शामिल उदाहरण देख लीजिए चक्कियां, मृदभांड, सुइयां, झामा, तकलियां आदि। ये वस्तुएं सर्वत्र पाई गई हैं, हर जगह पाई गई हैं। विलासिता की वस्तु क्या होती है, पुरातत्वविद इन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हों, सामान्य रूप से सभी जगह ना पाई गई हों, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध हों और जटिल तकनीकों से बनी हों। इतना समझ में आया। यहाँ पे क्या कह रहा है, पुरातत्वविद इन वस्तुओं को कीमती मानते हैं। क्या मानते हैं? कीमती हों उस समय के दौर में, जो दुर्लभ हों, हाँ, आराम से उपलब्ध ना हो, सामान्य रूप से सभी जगह ना पाई गई हों, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध हों और जटिल तकनीकों से बनी हों। उनका जो कच्चा माल है वो स्थानीय स्तर पर ना मिले, हाँ, दूर देश से मंगाया जाए। इनका उदाहरण है फायांस, फायांस के बने पात्र। फायांस क्या होता है? फायांस घिसी हुई रेत और बालू, रंग और चिपचिपे पदार्थ से पका कर बनाया गया पदार्थ होता है। फायांस क्या है? एक पदार्थ होता है जिसमें क्या होता है कि घिसी हुई रेत को डाला जाता है, हाँ, घिसी रेत को डाला जाता है या बालू को डाल दिया जाता है, उसमें चिपचिपा पदार्थ मिलाया जाता है, चिपचिपे पदार्थ मिलाया जाता है और रंग मिला दिया जाता है, उसको पकाया जाता है आकार देने के बाद, है ना। तो फायांस की तकलियां मिली हैं, फायांस के पात्र मिले हैं, है ना। तो फायांस के पात्र में ये एक प्रकार का लोटा आपके चित्र में है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फायांस के पात्र और सोना, ये क्या है? विलासिता की वस्तुएं जो सर्वत्र नहीं पाई जाती, कुछ ही क्षेत्रों में पाई गई। अब यहाँ पर देखिए कि जो विलासिता की वस्तुएं मिली हैं वे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिली हैं। कहाँ मिली है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। ये दोनों शहर सबसे अमीर शहर होंगे या विकसित शहर होंगे उन सभी बस्तियों में, है ना। उन सभी बस्तियों में ये दोनों बस्तियां क्या है? सबसे ज्यादा विकसित हुई होंगी, है ना। या सभी जो जितने शहर थे वहां पर शहरी सभ्यता बोलते हैं उसको, तो उन शहरों में सबसे ज्यादा विकसित यही होंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और यहीं पे सबसे ज्यादा विलासिता की वस्तु मिली है। विलासिता की वस्तु क्या? फायांस। फायांस का एक लघु पात्र आपकी चित्र में, आपकी किताब के भाग में दिया है, चित्र में दिया है, चित्र दिया है ना आपकी किताब में, उसके बारे में देख लीजिए। और एक प्रकार लोटा बनाने की कोशिश की है, आप इसको समझ लेना। ये लघु पात्र है, संभवतः सुगंधित द्रव्यों से भरा जाता होगा इसको। सामान्य वस्तु सभी जगह पर मिली है, सामान्य जो वस्तुएं हैं वो सभी जगह पर मिली हैं, सारे क्षेत्रों में हड़प्पा के। संचय क्या होता है? संचय देखिए, आपने किसी के बारे में अखबार या कहानी में सुना होगा कि उसको पैसों से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया, है ना।
तो वो घड़ा किसी व्यक्ति ने उस जमाने में रखा हुआ, उसमें सोने वगैरह, और रख के वो भूल गया हुआ या उसने दोबारा उसको उठाया नहीं, तो उसको जो पुरातत्वविद बोलते हैं उस घड़े को संचय बोलते हैं, संचय बोलते हैं। अब संचय क्या, लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे घड़ों में रखी वस्तुएं क्या कहलाती, संचय कहलाती हैं। इनमें क्या रखा मिला है, आभूषण और धातु कर्मियों द्वारा पुनः उपयोग की वस्तुएं। और इन घड़ों में, इन संचयों में किसी जो धातु कर्मी होता है वो अपने सामान को भी रख देता है जिसको दोबारा उपयोग करना है, पर वो दोबारा उपयोग कर नहीं पाया या उसको उठा नहीं पाया, ये पुरातत्ववेताओं को मिलता है, तो उसको वो बोलते हैं संचय। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका जो 5वां टॉपिक है वह है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। इसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति के लोग किस प्रकार की शिल्पकारिता करते थे, वहां पे जो शिल्पकार थे वो किस प्रकार की वस्तुएं बनाते थे, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। यहाँ पे देखिए कि मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था और उसी के पास नीचे चनहुदड़ो, आप मैप में देख सकते हैं चनहुदड़ो कहां पर स्थित है, तो चनहुदड़ो 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था। ये चनहुदड़ो पूरी तरह से शिल्पकारिता में क्या था, निपुण था, संलग्न था। उसी शिल्पकारिता की सारी क्रियाएं कहां होती थी, चनहुदड़ो में की जाती थी। अब देखिए शिल्पकार क्या होते हैं, शिल्पकार कौन होते हैं, शिल्पकार मन के बनाते थे उस समय। आज के जमाने में शिल्पकार कुछ और प्रकार के भी हैं, लेकिन उस जमाने में शिल्पकार के कार्य क्या थे, मन के बनाना, शंख की कटाई करते थे, धातु कर्म करते थे, धातु संबंधित अन्य अन्य प्रकार की चीजें बनाते थे, बर्तन वगैरह, मोहर निर्माण, बांट बनाना। तो ये सारी चीजें, बांट समझते हो, बांट तौलने के लिए, और मोहर क्या है, मोहर सील है ना, तो इनका निर्माण करते थे। अब यहाँ पे आपको मनकों के बारे में ज्यादा जानकारी दी जाएगी। सबसे ज्यादा मनके मिले हैं तो उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। देखिए मनके बनाने में जो पदार्थ प्रयुक्त किए जाते थे कौन कौन से थे, किस प्रकार किस किस के मनके बनते थे, उसके बारे में देखिए। कालेनियन पत्थर के बनते थे मनके, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्टज और सैल खड़ी पत्थर के मनके बनते थे। धातु से कौन कौन से मनके बनते थे, धातुओं में देखिए सोना, तांबा, कांसा और अन्य धातुएं शामिल हैं। और अन्य प्रकार कौन कौन से, शंख, फयांस और पकी मिट्टी के भी मनके बनते थे। तो ये आपको पता चल गया। अब ये देखिए दो अलग अलग प्रकार के पत्थरों को भी वो जोड़कर क्या बना देते थे, मनके बना देते थे, है ना, या वो कालेनियन या जैस्पर को जोड़ देते थे, है ना, तो अलग अलग प्रकार के मनके तैयार हो जाते थे। सोने के टोप वाले मनके ही बना लेते थे, मतलब मनका था उस पर सोने के टोप चढ़ा देते थे। मनके समझे कि मनके क्या होता है, मनके जैसे माला आपने देखी उसमें मनका लगा रहता है, प्रत्येक गुड़िया, उसी के बारे में बात हो रही है। मनकों का आकार कैसा होता था, जो मनके बनते थे माला में डालने के लिए वो कैसे होते थे, चक्राकार होते थे, गोलाकार होते थे, खंडित आकार हो सकता, कोई भी आकार हो सकता था उनका, बेलना आकार और ढोलाकार, ढोल के आकार के। और बेलना आकार तो आप जानती हैं, लंबे लंबी डंडियां। सैल खड़ी के मनके बड़े आसानी से बन जाते थे। अब आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे अगला आपको बताया कि सैल खड़ी के जो मनके हैं, सैल खड़ी एक पत्थर होता है जो मुलायम होता है और इससे मनके आराम से बन जाते हैं और इसी की सील सबसे ज्यादा मिली है। सैल खड़ी के मनके बड़े आसानी से बन जाते थे। उसकी क्या विधि है, देखिए सैल खड़ी मुलायम पत्थर, ये तो आपको पता है। विधि देखिए, सैल खड़ी चूर्ण के लेप को, सैल खड़ी का क्या किया जाता, चूर्ण बनाया जाता, उसके लेप बना लिया जाता और उसको किस में डाल दिया जाता, सांचे में, हाँ, डाला जाता है। फिर ज्यामितीय आकार के क्या मनके बना लिए जाते हैं। ज्यामितीय आकार कौन से, ए ज्यामितीय आकार, और भी अन्य प्रकार के सैल खड़ी के बहुत सारे आकार बना लिए जाते थे। पर पुरातत्ववेताओं को एक दिक्कत हुई, उनको एक फैली मिली है ना, फैली है, क्या फैली है, सूक्ष्म सैल खड़ी के मनके कैसे बनते थे, ऐसी कौन सी विधि का प्रयोग करते थे कि सूक्ष्म सैल खड़ी के मनके मिले हैं वो कैसे बने थे। इसके बारे में इनको पुरातत्वविदों को पता नहीं है, उनको इनके लिए फैली ही बना हुआ है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए कालेनियन पत्थर के पीले रंग का कच्चा पदार्थ,
अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपको सैलगाड़ी के मिल गया, सैलगाड़ी सामान्य रूप से हर जगह मिल गया है, सभी लोग सामान्य लोग इसको पहन लेते थे, है ना, गरीब लोग और सामान्य लोग। लेकिन कालीनियन पत्थर के पीले, अब यहाँ पे कालीनियन पत्थर के बारे में बताएं, उससे कैसे मन के बनते थे, उसको देखिए उसकी प्रोसेस। कालीनियन पत्थर या कोई भी पत्थर, देखिए कालीनियन पत्थर के पीले रंग का कच्चा पदार्थ होता है, इसका जो कच्चा पदार्थ होता है पीले रंग का होता है, उसको आग में पकाया जाता है। हाँ, आग में पकाकर उसको कई चरणों से गुजारा जाता है, फिर उसके बाद लाल रंग का कालीनियन पत्थर मिलता है। उसमें से क्या है, उसको पिंड को उसको फिर आगे तोड़ा जाता है अपरिष्कृत आकार में, फिर सल्क निकाल दिया जाता है उसमें आराम से। सल्क निकालने के बाद मन के बनाए जाते हैं, और मन के कई आकार के हो सकते हैं। फिर उनके बाद क्या होती है, घिसाई करी जाती है मनकों की, फिर पॉलिश की जाती है, पॉलिश करने के बाद छेद किया जाता है उसमें, और छेद करने के जो है वो इन बस्तियों से मिले हैं छेद करने के औजार, और अंत में आपने क्या मिला है, मन के प्राप्त हो जाते थे। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं इतना आ गया होगा। देखिए ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक नोट देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है कि चनहुद्रो, लोथल और धौलावीरा, ये आप मैप में देख सकते हैं। चनहुद्रो, लोथल और धौलावीरा से मनकों में छेद करने वाले औजार मिले हैं। क्या मिले हैं, मनकों में छेद करने वाले औजार, चनहुद्रो, लोथल और धौलावीरा। और यहाँ पे क्या है, एक और चीज देखिए कि जो शंख से बनी वस्तु के जो केंद्र हैं थे, वो थे इस सभ्यता में, वो थे नागेश्वर और बालाकोट। ये दोनों समुद्र के समीप हैं, इनको आप मैप में देख सकते हैं। तो यहां से क्या मिलता था, शंख से संबंधित वस्तुएं मिलती थी, सीपियां, शंख, है ना, जो समुद्र किनारे मिलती हैं। हाँ, अब यहाँ पे क्या इन वस्तुओं के बारे में पता चला है, कौन कौन सी, चूड़ियां, खर्चियां और पिचकारी, ये शंख की वस्तुएं बनती हैं, और इनकी वस्तुओं को वहां पाया गया है, कहां पर, बालाकोट और नागेश्वर। अब यहां से जो माल बनता था शंख की कटिंग के बाद, शंख की मालाएं बनती थी, आभूषण बनते थे, तो इसका प्रयोग कहां करते थे, वो उसको दूर देशों में ले जाके बेचते थे, मतलब दूर बड़े शहरों में जाके बेचते थे। बड़े शहर कौन थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जाके उनको बेच दिया जाता था। इतना समझ में आया। दूसरी बस्तियों माल का गमन होता था। ऐसी चनहुदड़ो और लोथल जहाँ पे मन के बनाना शुरू हुए थे पत्थरों के, है ना, उसके बारे में मैंने बताया है। तो वहां से जो माल का गमन होता था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बेचने के लिए, अच्छी रेट मिलने के लिए। आया समझ में। वहां पे धनिक वर्ग रहते थे, वो अच्छी क्वालिटी के माल भी खरीदते थे, और जो गरीब लोग थे वो सामान्य मन के भी खरीदते थे, सैल खड़ी की मन के खरीद लेते थे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी ओर देखिए कि पुरातत्ववेताओं को ये कैसे पता चलता है कि उत्पादन केंद्र कहाँ थे। हाँ, अगर किसी सप्ताह के उत्पादन केंद्र खोजना हो किसी पुरातत्ववेता को, तो वो क्या खोजेगा, तो वो खोजेगा निम्न वस्तुओं को। देखिए पुरातत्ववेता ढूंढते थे क्या, प्रस्तर पिंड। हाँ, पत्थरों के पिंड देखते थे जो आसपास क्षेत्र में न पाए गए हों और उस क्षेत्र में पाए जा रहे हों, कटे हुए रूप में मिल जाए भले। पूरे शंख देखे जाते थे कि उस जगह पे शंखों के इकट्ठा ढेर पड़ा है कि नहीं पड़ा। टूटे शंख भी देखते थे कि जहां पे टूटे शंख रखे हैं, क्योंकि बनाते वक्त टूटे हुए शंख भी मिलते जाते थे। तांबा ऐसे जैसा कच्चा माल देखते थे कि उस क्षेत्र में है कि नहीं। औजार जो मनके वगैरह जो उद्योग में लगते हैं, वो औजार वहां पे मिले हैं कि नहीं है। अपूर्ण वस्तुएं, जो वस्तु बनने से पूर्ण नहीं हो पाई, वो अपूर्ण वस्तुओं को देखते थे। त्याग दी गई वस्तुएं, माल और कूड़ा करकट को भी वहां पर देखा जाता था। जब इनमें से कोई चीज है उत्पादन केंद्रों पर मिल जाती थी, उस क्षेत्र में मिल जाती थी, तो उसको उत्पादन केंद्र माना जाता था। हाँ, आपको खुद अंदाजा लगा लेना चाहिए कि उत्पादन केंद्र कहाँ होता हुआ। आप किसी भी उद्योग को देखें, अगर वो बंद ही हो जाता है तो उसके कुछ प्रोडक्ट वहां पे पड़े रहते हैं, कच्चा माल पड़ा रहेगा, उसकी कटिंग के सामान पड़े रहते हैं, है ना। तो इससे अंदाजा लगा लिया जाता है कि यहाँ पे कोई उद्योग केंद्र था। कभी कभी, अब यहाँ पे 3 पॉइंट है, उनको और देख लीजिए। कभी कभी बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता था, ठीक है, और बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर भी छोड़ दिया जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में शिल्प कार्य किए जाते थे। ये 3 पॉइंट और हैं। इन पर ऐसा नहीं कि यहाँ पे शिल्प कार्य नहीं किए जाते हैं, यहाँ पर शिल्प कार्य भी किए जाते थे। आप आज की ही शहरों का अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पर इनकी फैक्ट्री होती है कुछ प्रोडक्ट की, कोई उत्पाद की, तो उसके बाद भी उस क्षेत्र में जहाँ पर ये बेचने जाते हैं वहाँ पर भी छोटी छोटी चीजें
बनना शुरू हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सारा माल वो बाहर से ही खरीदते हो।